हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है और आज के इस वीडियो में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम डेरिवेशन को जानने वाले हैं, जो डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने नंबर? 5 नंबर में ये पूछे जाते हैं डेरिवेशन, और लगभग बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो इन सभी डेरिवेशन को आज के इस वीडियो में हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर का पहला लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं या इससे पहले का पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा मैं आपको डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जो है विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हम गणना करेंगे जी। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना है। थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ समझेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए, तो हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना, या ऐसे भी सिंपल में मैं कह देता है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, या सिंपल सा कह देगा अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। मतलब कैसे भी घुमाकर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको आसानी से पहचान कैसे सकते हैं, तो ये नाम आप याद रखिएगा, अच्छी स्थिति। हाँ, अंत में देखिएगा विद्युत विभव पूछ रहा है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। विद्युत विभव पूछ रहा है तो ये आपको जो डेरिवेशन हम कराएंगे वो आप करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम एक क्या है फिगर बनाते हैं, उसको समझिएगा। जब समझ जाएंगे तो ये जो लाइन है ना, ये आपको उसी से याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक अक्ष लेते हैं। ये हमने एक अक्ष ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हम 2 बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु। ये हमारा ए बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है, ठीक है ना। ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ए और बी के बीच एक मध्य बिंदु या उदासीन बिंदु है ओ, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखेंगे ए और बी के बीच की जो दूरी है ना, वो क्या है? 2l है। क्या है जी? 2l। इतनी बात तो समझ गए आप। 2 बिंदु ए व बी हैं जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, और ए पर माइनस क्यू आवेश, बी पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि प्लस क्यू आवेश से, ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे इस जो उदासीन बिंदु है ना, यहाँ से उदासीन बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या होता है? एक बिंदु यहाँ पे P है, जहाँ पर हमें क्या करना है? इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है ना। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। पहली बात, आपको ये जो फिगर है ये आपको समझ में आया या नहीं, ये आप पहले कंफर्म कीजिए। ये आपको समझ में आ गया? समझ में आ जानी चाहिए ज़्यादातर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप D भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फिलहाल मैं D यहाँ पे मान ले रहा हूँ, जैसे कि बुक में D दिया है तो D दूरी हम मान ले रहे हैं, ठीक है ना। आप R भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिएगा, बट ये मालूम चलना चाहिए कि ये हमारी दूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और बात बता दूं, A और B इनके बीच की दूरी है 2l, और ये A और B के बीच का ये मध्य बिंदु है जो है O। तो यहाँ से A से O तक की जो दूरी होगी वो L होगा, और B से O तक की दूरी होगा वो L होगा। L होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो इतनी बात अगर आप समझ गए तो अब इसी से मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि माना 2 बिंदु A व B हैं, माना, देखिए वही बात लिखा है, माना 2 बिंदु A व B हैं, ठीक है ना। A पर माइनस क्यू आवेश तथा B पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तथा उन दोनों के बीच की दूरी 2l है, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2l है।
तथा उनका उदासीन बिंदु O है, तथा इन दोनों का उदासीन बिंदु O है, तथा उदासीन बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। उदासीन बिंदु से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां एकांक धन आवेश उपस्थित है। और इस पर क्या है, एकांक धन आवेश उपस्थित है, ठीक है ना, इस बिंदु P पर। तो सबसे पहले हम ये गणना करेंगे, क्या हम गणना करेंगे जी, कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण, अब ध्यान से समझेंगे, जाहिर सी बात है ये माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये भी प्लस आवेश है, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो जब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाले आवेश के कारण इस आवेश पर भी एक बल लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से पास पास हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस आवेश है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षण करने के लिए यहाँ पे V प्लस क्यू ये हम दर्शा दे रहे हैं। V प्लस क्यू का मतलब कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान है जो है V प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव है। और ये प्रतिकर्षण करने का चिन्ह दर्शाए हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। बट ये वाला माइनस आवेश है और ये प्लस है, तो ये वाला आवेश है ना, इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसीलिए आकर्षित करने के लिए इस तरीके से चिन्ह हमने दर्शा दिया। इस आवेश के कारण इस पर भी एक विभव उत्पन्न होगा, तो V माइनस क्यू हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। V माइनस क्यू का मतलब क्या है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, ठीक है। इतनी बात समझ के चलिए जी, इतनी अगर बात समझ गए हैं, ये तो हमने फिगर से ही बोला, फिर से ये फिगर अगर आप समझ गए हैं तो अब यहाँ पे हम करेंगे गणना। और ध्यान से आप समझेंगे, सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा ना कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव की गणना करेंगे। फिर से हम ये गणना करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना। तो हम यह लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव समझ रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात कर रहे हैं प्लस क्यू आवेश के लिए, तो V प्लस क्यू हमने लिख दिया। तो इसका हम क्या लिखेंगे जी, फॉर्मूला विद्युत विभव का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई बीच की दूरी। तो दूरी क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आप बताइए ये दूरी कितना होगा जी। तो हमें ये पता है कि उदासीन बिंदु से P तक की दूरी है, ये टोटल दूरी है D, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L। तो अगर हम टोटल में से D में से ये दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, D माइनस L, मतलब ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो D माइनस L है, ठीक है ना, D माइनस L है। तो यही दूरी हम लिख देंगे D माइनस L, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा किसके लिए ज्ञात हुआ, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। जो क्या है कि प्लस V प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई D माइनस L, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अब हम क्या ज्ञात करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव,
तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस क्यू, विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं माइनस क्यू के लिए, तो माइनस क्यू यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, 1/4πε0। ये देखिए ये माइनस क्यू है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस क्यू लिख दे रहे हैं। अब भाई दूरी चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल दूरी चाहिए, तो टोटल दूरी में से हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है d है, और फिर से यहाँ तक यहाँ से की दूरी है l, तो d प्लस एल कर देंगे तो ये टोटल दूरी मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, d प्लस एल। तो ये हमारा क्या निकल गया, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान हमारा निकल गया है, माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण सबसे पहले विद्युत विभव निकाल लिए, फिर से माइनस क्यू आवेश के कारण हमने विद्युत विभव निकाल लिया है। ठीक है ना, अब हमें चाहिए इसका परिणामी विभव। क्या चाहिए, परिणामी विभव। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब परिणामी विभव। अब हम इसका परिणामी विभव निकाल लेंगे। तो परिणामी विभव में क्या होगा जी, दोनों विभव में हम दोनों विभवों को जोड़ लेंगे तो परिणामी विभव हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, परिणामी विभव निकालेंगे, दोनों विभवों को जोड़ देते हैं, कुल विभव, परिणामी विभव की जगह पर कुल विभव लिख सकते हैं। तो कुल विभव क्या है, एक ये है एक ये है, दोनों विभव को जोड़ देते हैं तो v = क्या हो जाएगा, v प्लस क्यू और प्लस v माइनस क्यू, यही हो जाएगा जी परिणामी विभव। अब इस पर मान हम रख कर देखेंगे, जब दोनों का मान हम रख कर देख लेते हैं, यहीं पे रखें, चलिए यहीं पे रखते हैं हम। v = इसका मान देखेंगे 1/4πε0 q, 1/4πε0 q/d-l। ठीक है ना, d-l, फिर से बीच में प्लस है तो प्लस हमने दे दिया। इसका मान है 1/4πε0, 1/4πε0 माइनस क्यू और d प्लस एल, ये है तो ये हमने लिख दिया। समझ रहे हैं, अब बात को समझिएगा, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये इसको प्लस कर देगा, सॉरी प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, v का जो मान आएगा वो 1/4πε0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें, थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे नहीं करूँगा, आगे हम बढ़ा लेते हैं। सबसे पहली बात, इतना आप ध्यान से फोकस कीजिएगा, 1/4πε0 q/dl है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आगे यहाँ पे माइनस हम कर देंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं v = 1/4πε0 q/d-l, और यहाँ पे माइनस कर देंगे और फिर से 1/4πε0 q/d+l कर देंगे, ये हो गया ना। समझ रहे हैं, यही सेम टू सेम लिखे हैं, केवल माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम समझिएगा बात को, यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो इसमें यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/4πε0 q, इसमें भी 1/4πε0 q, ये दो चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या निकलेंगे जी, 1/4πε0 इंटू क्यू, ये बाहर निकल गए, तो अब नीचे क्या बचा, 1/d-l बचा है, और इसमें माइनस, इसमें भी क्या बचेंगे, 1/d-l निकला है, यही बचा है जी। ठीक है, v = 1/4πε0 इंटू क्यू, इसको अगर हम देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे d+l है ना, तो d+l कर देंगे, समझ रहे हैं, d-l d+l। हाँ, अब ध्यान से समझेंगे, ये अगर हम इन दोनों का लसा ले लेते हैं तो ये क्या कर देंगे, d-l इंटू में गुणा में करा देंगे, इंटू में d+l, इस तरीके से लसा ले लेते हैं। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल, d+l 1 में गुणा कराएगा तो ये d+l हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस हमने दे दिया, d+l से d+l कैंसिल तो d-l ये जाकर गुणा करा देगा। ठीक है, इतना आ गया। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो v = 1/4πε0, ये q है तो ये हमने q लिख दिया। यहाँ पे अगर हम समझेंगे तो d+l, ये माइनस अंदर वाले को प्लस कर देगा, तो d ये माइनस हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना,
माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए अगर d माइनस एल इंटू डी प्लस एल है तो इसको हम लिख सकते हैं ना डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले से हमने ये लिख दिया है जी, ठीक है। चलिए अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझे तो इस d माइनस डी से ये प्लस d कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे एक l 2 l बचा ना, तो यहाँ पे 2l हम लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे d स्क्वायर हम लिख देंगे, d स्क्वायर, और ये जो l स्क्वायर यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख देंगे कि जो d स्क्वायर है ना ये बहुत ही बड़ा है, d जो बहुत ही बड़ा है l स्क्वायर से बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं। मतलब ये d स्क्वायर जो दूरी है ना ये d वाली बहुत ही अधिक है l से, इसलिए l को हम नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो इसको छोड़ दिए तो नीचे d ही न बचा जी, d स्क्वायर, तो d स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, v का जो मान निकलेगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, और ये q है इसमें जाकर गुणा करा देगा तो 2ql हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, d स्क्वायर बचा, तो ये हमने d स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए एक हम फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p इक्वल टू 2ql होता है, 2ql होता है। तो यहाँ पे भी 2ql दिखाई दे रहा है, तो इसके जगह पर p लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे p बाई डी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। और ये हमारा देख लीजिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया है जी, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए ना, चलिए जी इतना तो ले लिए, इसके पहले का भी ले लीजिए। ठीक है जी। तो आशा करता हूं दोस्त सबसे पहली जो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ गए होंगे। देखिए एक और बात मैं कहूँगा आप सभी से, देखिए ये डेरिवेशन है, इतने भी इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ी कम समझ में आए, या हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए, बट आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम इसको याद कैसे करेंगे, समझ में तो आ जा रहा है बट कैसे हमें याद होगा। तो बाबू हम यही आपसे कहेंगे ना, याद इसको नहीं करना, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके माइंड में बैठते जाएगा। और कभी भी स्टेप याद रखिएगा, डेरिवेशन रखते नहीं है, स्टेप याद रखते हैं कि इसके बाद ये क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहली बात कि इस प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव की गणना करी है हमने, फिर से इस माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव की गणना किए हैं। इन दोनों विद्युत विभवों को हमने जोड़ दिया है, और जोड़कर ये तो गुणा भाग यहाँ पे पूरा हुआ है, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा हुआ है, और ये हमारा आ गया। तो स्टेप आपको याद रखना है, और गुणा भाग तो आना ही चाहिए जब आप 12th में आप आ ही गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं तो यही कहूँगा, बी प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला, आप प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत प्रयास कीजिएगा, मन लगाकर 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने एक वीडियो अभी देख लिए तो बस हो गया, आप 1-2 बार और इसको वीडियो को रिपीट करके भी देखिएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है, जिससे आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाए। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए जी अब हम आगे अपने बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही हमने अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा, इसी प्रकार अब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। पहले चैप्टर में निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात किया था, बट अब तो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं ना, तो विद्युत विभव पे बात करेंगे।
दूसरा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेरिवेशन है जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करना है, याद रखेंगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को आपको सभी को, इस फिगर को मैं कहूँगा सभी को इसको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे जी। सबसे पहली बात ये, आप टेंशन ना लें, ये जो लिखा गया है ना सब याद हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे बना दूँ क्या? चलिए यहीं पे मैं बनाते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज टाइप का हमने ले लिया है। सबसे पहली बात यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे सबसे पहली बात 2 हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया है। यहाँ पे एक बिंदु ये A है और ये बिंदु हमारा B है। A पर प्लस Q आवेश है, B पर माइनस Q आवेश है। A और B इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो क्या है? वो हमारी 2L है। A और B के मध्य बिंदु जो है ना, जो उदासीन बिंदु, वो है O। और याद रखेंगे उदासीन बिंदु से R दूरी पर, यहाँ पे याद रखेंगे कि उदासीन बिंदु से R दूरी पर एक यहाँ पे एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है? विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है ना। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे। हमने क्या बताया अभी तक? हमने कहा माना 2 बिंदु A व B हैं, A पर प्लस Q आवेश, B पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। A और B के बीच की दूरी 2L है और A और B के बीच एक उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत विभव की गणना करना है। तो यहाँ पर विद्युत विभव गणना करने के लिए इस बिंदु P पर ना हम एकांक धन आवेश मानते हैं कि यहाँ पे है। एकांक धन आवेश को रखेंगे तभी जाकर तो विद्युत विभव की गणना कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपको लाइन याद होनी चाहिए इस फिगर को समझकर। तो देखिए वही हमने लिखा हुआ है। क्या हमने लिखा है? माना 2 बिंदु A व B हैं, ठीक है ना। माना 2 बिंदु A व B हैं तथा A पर प्लस Q आवेश, B पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। A पर प्लस Q आवेश, B पर माइनस Q आवेश उपस्थित है तथा उन दोनों को बीच की दूरी 2L है। उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? 2L है तथा उनका उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु क्या है? O है। उदासीन बिंदु का मतलब समझते हैं ना, जहां पर विद्युत विभव मतलब विद्युत क्षेत्र का मान वहां पे, मतलब यहाँ पे ना कोई भी बल नहीं लगेगा, यहाँ पे शून्य है जी, विद्युत क्षेत्र यहाँ पे शून्य है, ठीक है। वही उदासीन बिंदु है, ठीक है ना। तथा उदासीन बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। मतलब उदासीन बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक आपको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, फिर से माइनस Q आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव, तो ये क्या हो जाएगा? विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा? Q/D होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q/ दूरी होता है। तो दूरी क्या है जी? Q तो हमने लिख दिया ये, और दूरी क्या है जी? तो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए, तो AP हम लिख देते हैं AP। तो यहाँ पे हमने लिख दिया AP, ठीक है ना, AP। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है AP, तो AP हमने दूरी लिख दिया, ठीक है। तो ये प्लस Q आवेश के कारण हमने विद्युत विभव का मान निकाल लिया। अब उसके बाद माइनस Q के आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण
कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भी। अच्छा एक और चीज, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण ये विभव है। और ये माइनस क्यू आवेश के कारण अब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस लिख देंगे, जिससे मालूम चलेगा। तो ये क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू बाई, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए तो दूरी क्या हम लिख देंगे, तो दूरी हम लिख देते हैं PB, दूरी लिख देते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे PB, ठीक है ना। तो ये हमने दूरी लिख दिया जी। इतनी बात आप समझ गए होंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण फिर से माइनस क्यू आवेश के कारण। जब हमने दोनों ज्ञात कर लिए, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कुल विभव, तो हम इनका परिणामी विभव निकाल लेंगे। तो परिणामी विभव हम कैसे निकालेंगे जी, परिणामी विभव हम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो परिणामी विभव के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे ना। अच्छा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव हमने ज्ञात किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई AP, ये दूरी हो गया। माइनस क्यू आवेश के कारण भी माइनस क्यू इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे माइनस रहेगा दोस्त, यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव ज्ञात किया है तो यहाँ पे प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो है ही, ठीक है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से माइनस क्यू के लिए ज्ञात किए हैं तो यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, तब परिणामी विभव, परिणामी विभव क्या हम ज्ञात करेंगे, तो परिणामी विभव जो है V इक्वल टू, ठीक है ना, V प्लस V माइनस, यही ना होगा जी परिणामी विभव। मतलब दोनों हम विभवों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव या कुल विभव हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल विभव ही तो हमें चाहिए। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो V प्लस क्यू का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई AP। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, जगह कम है तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई AP, बीच में प्लस है तो प्लस हमने दे दिया। अब 1/ माइनस क्या है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई PB हो जाएगा। इतना हो गया, समझ रहे हैं ना। केवल V प्लस क्यू का मान हमने रखा है, फिर से V माइनस क्यू का मान हमने रखा है। अब आप बताइए, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यू बाई AP, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई PB हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आप समझ के। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फिर से, चूँकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, कि देखिए हम जानते हैं कि जो A से P तक की जो दूरी है वो P से B तक की दूरी के बराबर है। मतलब क्या है, AP है ना वो PB के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो AP है वो PB के बराबर है। ये बात हम इस फिगर से ही देख रहे हैं। AP जो है ना वो PB के बराबर है। जब बराबर हो जाएगा तो देखिए AP जो है ना वो PB के बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो शेष मान तो पहले से ही बराबर है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इसमें भी है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इसमें भी है। तो इससे क्या होगा, इससे ये टोटल कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या मिला, यहाँ पे विभव V का जो मान मिला वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो 0 होता है। आप याद रखेंगे, सबसे पहले ये सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, इसको बाद ये लाइन आप लिखेंगे, फिर से ये लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद
ठीक है, या आप इस वाले को यहाँ पे साइड में आप लिख देंगे, जहाँ लिखकर ये साइड में लिख देंगे। उसके बाद यहीं पे काटने के बाद भी इक्वल टू ये 0 है, इसके नीचे लिखेंगे। अब फिगर आप साइड में बनाइएगा। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज बनाकर आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। जगह कम है तो इधर उधर मैं लिख देता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव है जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना है। स्टेप आपको याद रखना है कि पहले हमने प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया, फिर माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव ज्ञात किए, फिर आगे सॉल्व किए हैं तो निकल गया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है समविभव पृष्ठ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेते हैं। समविभव पृष्ठ का मतलब कि ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए, समविभव पृष्ठ मतलब विभव का मान सभी पृष्ठों पर क्या हो, समान हो। जैसे कि कहने का मतलब है, ये एक हम पिंड ले लेते हैं, ये एक क्या ले लेते हैं, एक पिंड ले लिए जिसका ये एक क्या है, पृष्ठ है, सतह है। अब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे ये मान लेते हैं ये आवेशित पिंड है, तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी। तो इसके कोई भी बिंदु अगर हम ले ले, चाहे ये बिंदु, चाहे ये बिंदु, चाहे ये बिंदु, चाहे ये कोई भी बिंदु अगर ले लें तो वहां पे विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, विभव का मान क्या होता है, विभव का मान समान होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये क्या है, एक क्या है, ये पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा पृष्ठ है। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा आवेशित पिंड या ऐसा आवेशित पिंड जिसके मतलब ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। मतलब ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वही लिखा गया है, ऐसा आवेशित पिंड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब आता है समविभव पृष्ठ में, यहाँ पे याद रखेंगे सबसे पहला गुण क्या है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। मतलब समविभव पृष्ठ की यहाँ पे विशेषताओं पर हम बात करें तो क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ठीक है। दूसरा, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर ना, समविभव पृष्ठ जो है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, तो वहां पर विभवांतर का मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा जी? क्योंकि हम जानते हैं दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट इस बिंदु पर विभव है 5 वोल्ट और समविभव पृष्ठ है, तो इस पर भी मान लेते हैं इस पर भी तो विभव 5 ही वोल्ट होगा। और विभवांतर इन दोनों का हमें निकालना है, तो विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, दोनों विभवों के अंतर। तो एक विभव है 5 और दूसरा विभव भी है 5, और इनका अंतर अगर हम निकालेंगे तो वो 0 ही तो होगा। तो वही कहा जा रहा है कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान शून्य होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सी कह रहा है कि समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को अनंत से, मतलब यहाँ पे कह रहा है समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। सिंपल सी बात है ना कि विभवांतर का मान शून्य होगा, तो इसका मतलब क्या है कि कार्य का भी मान शून्य होगा। क्यों? क्योंकि भी जो होता है, मतलब ना भी जो होता है वो W के बराबर होता है। मतलब विभव या विभवांतर जो होता है वो कार्य के बराबर होगा। यदि भी का मान 0 हुआ तो उसका मतलब कार्य का भी मान 0 है, क्योंकि कार्य का मान जब तक 0 नहीं होगा तब तक विभव का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए ना। तो बस इसका ये बड़ा सा लाइन की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ पर कार्य का मान शून्य होता है, ठीक है ना। अगला आप लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं अपने पृष्ठ पर लंबवत होती हैं।
मतलब समविभव पृष्ठ से ये जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ये सभी अपने पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल रही हैं, मतलब अपने पृष्ठ पर क्या है, लंबवत है जी। ठीक है, अंतिम हमारा आता है ई, समविभव पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मतलब ये जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ना, ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी जी। ठीक है, समझ गए हैं ना? ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है जी। अगला हमारा आता है जो है कि विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का एक फॉर्मूला होता है, यही आप सबसे पहले ही लिख लीजिए। ठीक है ना, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, ये आप देख लीजिए, विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, सपोज दैट ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश, क्या कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, ठीक है ना, इसकी दिशा इस ओर है, तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर इस ओर है तो इसी ओर दूरी में परिवर्तन होना चाहिए, और दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, दूरी में तो परिवर्तन होगा ही, दूरी में बदलाव होगा ही, ठीक है, उसके साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होगा, और उसमें जो लगा समय होगा ना, समय, उसी समय को विभव प्रवणता कहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हम कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को, दर मतलब होता है समय, दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वही बात हमने लिखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, या विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी में यहाँ पे लिख देंगे, दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है ना, तो इतनी बात आप समझ के यहाँ पे याद रखेंगे, विभव में परिवर्तन को यहाँ पे याद रखेंगे, विभव में परिवर्तन को डेल V से दर्शाते हैं, और दूरी में परिवर्तन को याद रखेंगे डेल X से, इस तरीके से दर्शा देते हैं। यहाँ पे एक चीजें आपसे ज्यादातर पूछी जाती हैं, वो ये है कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो आप नॉर्मली ये संबंध याद रखेंगे, E = माइनस डेल V बाई डेल X, यही संबंध होता है जी। ठीक है ना, मतलब दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है ना, ये ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, dV क्या है, विभव में परिवर्तन है, dx क्या है, तो ये दूरी में परिवर्तन है। तो ये केवल आप ये फॉर्मूला लिख देंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है जी, नॉर्मली विभव प्रवणता पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, परिभाषा और फॉर्मूला यही याद रखेंगे, 2 नंबर में पूछा जाता है, और ये भी आप लाइन याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अदरवाइज आज के लिए हम इतना ही क्लासेस में रहने देते हैं। फिलहाल आगे और भी पढ़ाई होगा, कराया जाएगा। ठीक है, अभी तो 2 लेक्चर हुए हैं इस चैप्टर के, अभी और भी बहुत सारे लेक्चर अभी इस चैप्टर के होंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ तक ना हमने विद्युत विभव कंप्लीट किया है। देखिए, विद्युत विभव तथा धारिता, अब हम यहाँ से धारिता स्टार्ट करेंगे।
विद्युत विभव के बारे में जितना जानना था 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि इसके पहला लेक्चर आपने नहीं देखे हैं या पहला चैप्टर ही अगर आपने नहीं देखा है, सीक्वेंस वाइज हमसे पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए फिजिक्स के लिंक पर क्लिक कीजिए, फिजिक्स की पढ़ाई कीजिए। केमिस्ट्री का भी हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से केमिस्ट्री की भी अपनी सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत देर से हम क्लासेस ले रहे हैं, आपको लग रहा हो यही एक क्लास, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी क्लासेस हमें लेनी पड़ती हैं, तो गला है ना वो सूख जाता है। फिर भी पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि आपकी पढ़ाई मिस ना हो, अच्छे तरीके से स्टडी कराया जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि केवल मन लगाकर आप अच्छे से पढ़ाई करें, और जितने भी आपके, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके सर्कल हैं, यदि आपको समझ में आता है मेरा सिखाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैं कहूँगा कि आप अपने सर्कल में अपने दोस्तों से, अपने जो सिस्टर हैं या जो भी आपके ब्रदर हैं, उन सभी से कहिए कि इस चैनल से पढ़ाई करें। अपने जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड हैं उनसे कहिए इस चैनल से पढ़ाई करने के लिए। वीडियो का लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो सभी चलाते ही होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं वो इतना ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच। हाँ, एक आवश्यक मैं बात बता दूं कि ओनली आपको 199 रुपये में आपको पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है, कंप्लीट नोट्स। यदि आप भी लेना चाहते हैं, बेहतरीन नोट्स आपको कंप्लीट मिल रहा है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ पे कहिएगा सर फिजिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज कर देंगे, आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी। इतना लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको पेमेंट करने का स्कैनर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है ना, वो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे पेमेंट का। जैसे ही सेंड करेंगे PDF नोट्स व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर दिए जाएंगे। परेशान नहीं होंगे, केवल व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पर सब कुछ आपको बताया जाएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।